अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं। जी, हमारे शो का वेट ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हमारा शो पसंद करते हैं, अब मैंने ये फाइनली सोचा है कि मैं 2-4 मैसेजेस जो है ना वो ज़रूर पढ़ा करूँगी ताकि आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुँचे और ऑन ईयर भी मैं अपने फैंस को बता सकूँ कि भाई हम आपके मैसेजेस जो हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि आप ब्यूटी सेगमेंट्स कब करेंगे, आप रेमेडीज़ कब करेंगे, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम आपके लिए ब्यूटी सेगमेंट्स और रेमेडीज़ भी लेकर आएंगे। अब ये सीज़न क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न में ना लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए होते हैं। शादियों के सीज़न में लोगों को ये देखना होता है कि वो किस तरीके से रेडी हों और सारा कुछ क्या हो, कहीं मेहंदी है, कहीं माइयों है, कहीं इंगेजमेंट्स हैं और लोगों के यहाँ बर्थडे पार्टीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। और अगर किसी के घर में कोई इवेंट नहीं भी है ना तो गेट टुगेदर है, सर्दियों में फिर वो बारबेक्यू भी रख लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि कैसा फैशन इन है आजकल। यूजुअली जब मैं अपनी बात करूं तो जो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं वो आपका स्टाइल होता है, लेकिन अब ये होने लगा है कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, बहुत सारी ऐसी स्टाइलिंग है जिसको आप मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। यानी कि आपकी अम्मी का शादी का अगर गरारा रखा है या शरारा रखा है तो आप उसके साथ शर्ट बनाकर उसके साथ दुपट्टा लेकर उसको पहन सकते हैं, और अगर दुपट्टा भी रखा है तो आप शर्ट बना सकते हैं, या सिर्फ आपकी अम्मी के जो पुराने ड्रेसेस हैं उनके दुपट्टे हैं वो आप बना सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो जो काम उनके दुपट्टों पे हुआ होता था या गरारों पे होता था, वो पटापटी या फिर गोटा, बेल, किनारी, फूलों की पत्तियाँ एंड ऑल दैट, अब वो ट्रेंड, वो फैशन सब वापस आ गया है। अगर आप देखें ना कि सबसे ज़्यादा महंगा काम कौन सा है, सबसे ज़्यादा महंगा काम है गोटे का काम, और ये इतना महंगा काम है कि इसमें ना ख़वातीन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही होती हैं लेकिन फिर भी अपनी पसंद की चीज़ बना नहीं पाती। तो अगर आपके पास इस तरह के पुराने ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस हैं तो आप उनको जो है वो मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। अच्छा, मुझे ना इससे मेरी अम्मी का एक ग्रीन दुपट्टा याद आया, डेफिनेटली वो मैं ज़रूर अपने शो पे पहनूंगी। वो उनका काफ़ी पुराना दुपट्टा है लेकिन उसके ऊपर इतना खूबसूरत पिंक सितारों से काम हुआ है कि वो मुझे बहुत फैसिनेट किया। वो मैंने अम्मी को कहा कि ये मुझे चाहिए, और आपने ये जो है वो रखा हुआ था बड़े संभाल के, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये मेरे उस टाइम का दुपट्टा है जब मेरी शादी हो रही थी और ऑल दैट, तो तब मैं पहना करती थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे चाहिए और ये मैं ज़रूर अपने शो पे पहनूंगी और ज़रूर इसके साथ में एक ग्रीन कलर की ड्रेस बनाऊंगी और फिर मैं वेयर करूँगी और फिर मैं लोगों को भी एक आइडिया होगा कि भाई आप इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है कि आप मिक्स मैच करके ड्रेसेस पहन सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे क्या हैदराबादी कट्स जो हैं, हैदराबादी ड्रेसेस जो हैं वो इन हैं? वो समहाउ एज सच उस तरह से इन तो नहीं है। अभी तो लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, घाघरा चोली है, या फिर जो है वो चूड़ीदार पजामा, समहाउ आप कह सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना वो जो फैशन इन है वो ज़्यादातर साड़ियाँ हैं, घाघरा चोली है, लॉन्ग जो है वो शर्ट्स हैं, या इसके अलावा जो है एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड ये है कि लोग आजकल सर्दियों में स्पेशली खूबसूरत शॉल्स के साथ जो है प्लेन ड्रेसेस पहन रहे होते हैं। तो भाई ये तो फैशन ट्रेंड पे बात हो गई, और मंडे का दिन है तो भाई फैशन ट्रेंड पे बात क्यों ना करें, फैशन ट्रेंड पे बात ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम की कि शहर कायद का जो मौसम है वो कैसा है। तो शहर कायद का जो मौसम है भाई वो मौसम सर्द है, खुश्क है। इसके अलावा शहर की सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है। अब सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो है वो आज समाअत होगी। आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू अहम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अच्छा जी, अब इनमें जो समाअतों का हम जिक्र करते हैं ये हम आपको बताते तो डेफिनेटली हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी समाअतें हैं। इसके अलावा जो खबरें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सुई सदन के सिस्टम में गैस की कमी, और सिस्टम में गैस की कमी की वजह से गैस की दस्तयाबी में कमी आई है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है वो ये है कि कराची फुल मैराथन स्टार मोहम्मद खटक ने जीत ली है, और ये जो है मैराथन हुई है तकरीबन इसका जो इसरार खटक ने 42.1 किलोमीटर का फासला जो है 2 घंटे 40 मिनट में तय किया। अच्छा, इसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं हम टॉप स्टोरीज़ की, और टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि शहर में डकैती की वारदातों का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है, और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में 3 रोज़ कबल दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। अच्छा जी, शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है मुतहरिक है। इसके अलावा महकमा चार्ज पार्किंग ने गैर कानूनी फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। अच्छा जी, ये वो खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, और ये हैं वो टॉप स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि ओवरऑल
थोड़ा सा वापस आते हैं और फिर हम थोड़े से बात करते हैं ग्रूमिंग पे और अपनी जो है ना मेंटल हेल्थ पे, कि ओवरऑल अगर आपने अच्छे कपड़े बना भी लिए हैं और आपको पता भी चल गया है कि स्टाइलिंग कैसे करनी है, तो उसको कैरी करना, यानी कपड़े पहनने के बाद उसको कैरी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दफ़ा अपनी फ़ाइनल लुक जो है, जो आपकी फ़ाइनल लुक होती है, वो खड़े होकर आपने शीशे में ज़रूर देखनी है और फिर फैसला करना है कि उसको पहनकर आप कैसे लग रहे हैं, उसको चलकर कैसे लग रहे हैं, उसमें उस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो डेफिनेटली ज़रूर जब भी आप ड्रेस पहना करें और नया ड्रेस पहना करें तो एक दफ़ा पहले उसको ट्राई किया करें और उस पर आपने जो लुक रखनी है वो रेडी होके आप देख लिया करें, तो उससे जो है वो जब आप मेन डे जाते हैं इवेंट्स के ऊपर तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरी चाय भी आ गई है, आप लोग भी थोड़ा सा छोटा सा टी ब्रेक ले लें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की, ताजिर बरादरी की और बिज़नेस की। कराची में जो ताजिर बरादरी है वो काफ़ी टाइम से ही रिजर्वेशंस का शिकार है, उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कभी वो यही कहते हैं कि जी हम इतने कराची के अवाम के लिए खिदमत करते हैं, रिफॉर्म्स भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो सहूलतें मैसर नहीं आती जो आनी चाहिए। कराची की ताजिर बरादरी कराची की जो है वो रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है और आप सोचें कि अगर ताजिर बरादरी ही शिकवे शिकायत कर रही है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क से बाहर से लोग आएँ और इन्वेस्ट करें और कराची में नई नई चीज़ें जो हैं वो शुरू हों, इंडस्ट्री लगे, डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो और हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग आएँ जो एक्सप्लोर करें कि हमारे यहाँ क्या कुछ मार्केटिंग में है, क्या कुछ इंडस्ट्री लेवल पर हो सकता है। अब बिजनेसमैन की क्या तवक्कात हैं? ज़ाहिर है नया साल की शुरुआत है तो हर कोई ये सोचता है कि इस साल जो है चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अभी जो एक ताजिर बरादरी के साथ ये प्रॉब्लम था कि उनको भत्ते की पर्चियाँ भी मौसूल हो रही थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे रिजर्वेशन थे, CM की मीटिंग हुई, फिर लोअर लेवल पर भी इन लोगों की आपस में बहुत सारी मीटिंग हुई, फिर एक होता है कि सेशन होता है जिसमें ये लोग डिस्कशन करते हैं। वो सब क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साकिब फयाज़ मगू साहब मौजूद हैं कि जो कि सीनियर नायब सदर FPCC आए हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? क्या तवक्कात हैं बिजनेसमैन की इस दफ़ा, तमाम ताजिर बरादरी की? क्या सोच रहे हैं आप लोग, कैसे मामला ठीक होने जा रहे हैं? देखें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पिछले साल में की थोड़ी सी फिगर्स जो हमने ये देखा और अब अगली क्या तवक्कुआत है हमारी। जो पिछला फिस्कल ईयर्स था 2024-25, उसमें जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जी जी वो तकरीबन वही एवरेज रही, हर महीने 2.5 बिलियन 2.8 बिलियन पर मंथ, अबाउट 32 बिलियन 33 बिलियन जो है हमारी यही एक्सपोर्ट जा रही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारी इंपोर्ट्स हैं सही, वो हमारी तकरीबन कोई 20 to 25% बढ़ गई, जो पिछले या अगर हम पिछले फिस्कल ईयर से बात करें तो जी जी, जो कि 52-55 बिलियन तक पहुंच गई हैं ठीक, और इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। राइट। अब इसमें जो अगर हम देखें, इसी को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, इसको हमने कैसे इम्प्रूव हमने इसको करना। तो इसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी होगी, एक जामिया पॉलिसी, और बिजनेसमैन को भी वो इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हम हर बात गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को हम की तरफ आना होगा कि जिनका रॉ मटेरियल इधर अवेलेबल है। अभी होता ये है कि आपकी 90-95% वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सिर्फ 5-6% की वैल्यू एडिशन होती है और हमारी जितनी एक्सपोर्ट होती है उतनी हमारी इंपोर्ट भी बढ़ जाती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इसमें जो है ना बहुत ही सीरियसली होकर अब सोचना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स को मज़ीद आगे लेकर आना होगा। और हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, हमारे पास एक पोटेंशियल मौजूद है। हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और अगर एग्रो बेस एक्सपोर्ट हम अपनी बढ़ाएं तो काफ़ी इसके अंदर जो है हमारी इसको सही मानों में हम कहेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। अभी तो एक्सपोर्ट बढ़ती है, उसके अगेंस्ट में हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं, तो हमारा वो ट्रेड डेफिसिट वो नहीं होता। तो उसके लिए जो है हमें अभी ऐसे एडिबल ऑयल है, अभी जो है हमारी वो एडिबल ऑयल की सोयाबीन ऑयल है, वो हम लोग एक
काफ़ी बड़ी अमाउंट का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सही। अच्छा, सोयाबीन जो है वो हमारे पास भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन हमारे सीड्स ऐसे नहीं हैं, उनकी यील्ड ऐसे नहीं है जी जी। कि वो अच्छी यील्ड दें, और यहाँ से अगर हम लोग इधर कहीं वो लोकल इस्तेमाल कर लें वो उसको, लेकिन इम्पोर्टेड हमें बारे में आता है, वो हमें सस्ता पड़ता है बनिस्बत इधर। अब एक एग्रीकल्चर कंट्री हो और उधर की क्रॉप भी मौजूद हो और फिर भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हों, तो कोई इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी का फुकदान है, कहीं ना कहीं ऐसी है कि अब हमारी पॉलिसी की डेफिशिएंसी है। इसी तरह फिर मैं जैसे अब हम केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल जो है वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर की केमिकल इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अभी तक पाकिस्तान इतना जिसको हम कहते हैं कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी वो उसकी कंट्रीब्यूशन है, अपना मार्केट शेयर भी हासिल करता है। तो अगर हम केमिकल में अभी तक हम लोग अभी भी ये इंपोर्ट करें, अभी तक एक नेप्था क्रैकर प्लांट नहीं है इधर। नेप्था क्रैकर प्लांट होता है द मदर ऑफ ऑल केमिकल। पहले वो नेप्था क्रैकर प्लांट आएगा तो फिर ही वो जो है हमारे जो केमिकल्स हैं वो इधर प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका वो रॉ मटेरियल फिर हमारे इधर बन सकते हैं। सही। अभी सुनने में आया था, अभी हमारे पीएम साहब चाइना गए थे ये पिछले 2-3 महीने पहले, तो कोई नेप्था क्रैकर प्लांट का वो भी उन्होंने कोई MOU भी साइन हुआ है और वो है, लेकिन उसके बाद जो है वो सुनने में आया कि वो भी खटाई में पड़ गया और वो कुछ नहीं हो पाया। तो असल बात यह है कि हमें जो है वो ख़ास तौर पे कोई जो भी पॉलिसी बनाएं, फिर उस पॉलिसी का फॉलो अप लें और एक यकीनी बनाएं कि वो काम हो जाए हमारा। तो हमारी जो है जो अब अगला वो आपने पूछा कि अब तो 2026 में और हम लोग इधर अब क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल में तो हमें सबसे ज़्यादा अगेन वही अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी, और हमें जो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रही है फिगर के 4.45 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हो जाएगी, मैं समझता हूँ ये इतना आसान टारगेट नहीं होगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ 32-33 बिलियन पर हैं और हम लोग 45 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या पॉलिसी है, ये तो नहीं होता सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा। या हमने वो उड़ान पाकिस्तान में 100 बिलियन 2030 में करनी है, तो सिर्फ एक टारगेट सेट करने से तो नहीं हो जाएगा। हमें पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी कि जो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करें। अब सवाल ये है कि क्या बेरोज़गारी का खात्मा हो सकेगा 2026 में, क्या ये सारे मसाइल हल हो सकेंगे, क्या शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में आएगी, ये सारी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम ताजर बरादरी के रिजर्वेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। साकिब फयाज़ मग्गू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं कि आगे क्या आप देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिजली की कीमतें कम होंगी, गैस के रेट कम होंगे, शरह सूद सिंगल डिजिट पे आएगा, अहम जो अवाम है उनको सहूलतें मिलेंगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मिलेगा, सिक्योरिटी सेफ्टी मिलेगी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। क्या देख रहे हैं आप 2026 में? किसी भी इकनॉमी की ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जी। एक होती हैं एनर्जी प्राइसेस, एक है इंटरेस्ट रेट, और एक है ऑफ कोर्स टैक्स रेट और सिक्योरिटी। सही। जो उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी हो। तो अभी हमारे यहाँ इन 3-4 चीज़ों के अंदर ही वो उस तरह की हमारी फिगर्स नहीं आ रही हैं। इलेक्ट्रिक प्राइसेस पूरे रीजन में हम सबसे हाई हैं। इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, उससे हम लोग हाई हैं। और अगर हमारा कंपटीशन हम कहेंगे जो मेन बांग्लादेश से है, तो उधर जो है वो जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो 6 to 8 सेंट्स हैं, और हमारे यहाँ 15 to 16 सेंट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल हैं। फिर हमारे यहाँ जो वेजेस हैं, वेजेस ऑफ द लेबर हैं, वो डबल हैं बांग्लादेश के मुकाबले में। राइट। तो हमारी जो कॉस्ट है वो ऊपर हो रही है कि हम कैसे हम ये कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी या हमारी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। फिर
हम लोग आ जाएं ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। इन्वेस्टर्स जो भी होता है वो ये सारी चीज़ें देखता है ना, वो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो वो चाहे लोकल इन्वेस्टर हो। मैं तो अब इस बात को अभी तक मानता ही नहीं कि अभी हमें एफडीआई की तरफ जाना चाहिए या सोचना चाहिए। हमें तो पहले हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जी, उनको कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, हाँ, उनको पहले हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको देखते हुए आएंगे। अब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है हमारे यहाँ पूरे रीजन में, तो कैसे कोई इन्वेस्टर मजीद इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हो गई अब तो वो कर रहा है और उसको चला रहा है, फिर वो go through मजीद करनी है, एक्सपेंशन हाँ। की तरफ नहीं जा रहे कि मजीद उसी के ऊपर एक्सपेंशन नहीं इतना हो करना सकती। पड़ेगा। खुर्शीद भाई, मजीद एक्सपेंशन करने के लिए क्या करें, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं? देखेंगे जिस तरह से मगू साहब ने बात की कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं, खा वो मईशत के हवाले से हों या गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से हों, खा वो एजुकेशन की तरजीहात हों, उसमें इस्तिलाहात हों, तो उनका तसलसल बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मनफी जोन में चले जाते हैं। अगर हमारे यहाँ माशी पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहे और तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, क्योंकि कराची की जो रेवेन्यू हब है इसको किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची का बिज़नेस चलेगा, पाकिस्तान का बिज़नेस चलेगा, कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, डेफिनेटली कराची का ताजिर खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, और कराची में अमन होगा, पूरे पाकिस्तान पर इसके असरात जो है वो मस्बत जोन में चले जाते हैं। सही। अब ये जो फैक्टर है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि हम कई अरसे से ही बात देख रहे हैं कि जो भी हमारे सरमायाकारों के जोन्स बने हुए हैं, फेडरेशन हाउस है, चैम्बर है, काटी है, फबाटी है, नकाटी है, या दीगर जो भी एसोसिएशन हैं, वो एक ही बात कहती हैं कि यहाँ कराची को वक्त दिया जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इनसे कमिटमेंट हो। देखें, एक कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर होती है, ख़त व किताबत होती है, बजट आता है, सब कुछ इनकी रिजर्वेशन सुनी जाती हैं, लेकिन फिर बात होती है कि अमल दरामद की, कि हुकूमत को चाहिए कि एक बड़ा स्टेक होल्डर कराची में मौजूद है सरमायाकारों का, उसकी जो भी तजावीज़ हैं, देखें ये भी का प्रैक्टिकल लोग हैं, ये इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये तमाम उन खामियों को, कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत के साथ इस उम्मीद पर चल रहे होते हैं कि पाकिस्तान की मईशत अब तरक्की के जोन में जाएगी, मस्बत जोन में जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिसी बने उसका तसलसल बरकरार रहे, और कराची का जो स्टेक होल्डर है, खुसूसन जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी तजावीज़ को बगौर सुना जाए, सुना तो जाता है, लेकिन उनकी तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद होना ये कराची को एक ऐसे जोन में ले जाएगा, तरक्की के जोन में, कि फिर हमें ना तो IMF से फिर कर्जा लेना पड़ेगा, और फिर कराची का जो बिज़नेस हब है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर वो तरक्की उनको मिलेगी, उरूज पाम पर जाएंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि कराची में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है या मुशीर ख़जाना है उनको बिठाएं, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम इनके साथ बैठे, बिल्कुल बात करनी चाहिए, तसलसल बरकरार रहे उनका, और उसमें स्टेबिलिटी आए। सर, क्योंकि अब जो सूरत हाल है ना ताजिर बरादरी की, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ फिर पेंडिंग रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने मैसेज में, क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? लेकिन पहले ये जैसे कराची की बात हो रही थी, हाँ, इसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक कराची की इंडस्ट्री और कराची का, जब इधर हमेशा से जो कराची का बिजनेसमैन होता है वही हमेशा से लीड करता रहा है, लेकिन अब वो सूरत हाल इसलिए नहीं है कि उसको जो पहले फैसिलिटीज़ मौजूद थी या जो वो उसको चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ वो मिलती रही थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें हैरानकुन हद तक जो है, इसमें अगर आप ये देखें कि कराची को या सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जब इंपोर्ट करती है, अबाउट 52 बिलियन की इंपोर्ट है हमारी, उसका 1.85% सेस में की मद में वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट को दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो कोई टैक्स नहीं है, वो कोई उसमें कोई और उसके लिए कोई LSA ये नहीं है कि ये इस मद में खर्च होगा या वो गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट का, वो पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का वो एक फंड है जो उनको दिया जाता है कि आप हमारा पोर्ट को सही करें, आप हमारी जो उधर की जो पोर्ट टू सारी जो वो आगे जो वो रोड्स हैं वो उसको ये सही करें। वो तकरीबन 280 अरब रुपए बनता है साल का,
हाँ, अब 280 अरब रुपए जो उसको एक साल में हर साल आ रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है वो हमें नहीं नज़र आ रहा। हाँ। तो अगर वही सिर्फ कराची के ऊपर खर्च हो जाए 280 अरब रुपए, या वो जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी का पैसा है और बिज़नेस कम्युनिटी को ही दे दिया जाए, या उसके मशवरे से, हमें ना दिया जाए, हमारे मशवरे से उसको खर्च कर लिया जाए और हमें उसकी अकाउंटिंग पूरा उसका अकाउंट्स दिया जाए, हमें अकाउंटेबल हो वो वाला अमाउंट के कहाँ पर हालात और सिचुएशन बहुत तो वो उसके ऊपर ये बहुत फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है। चले सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो खुशामदीद उस सेगमेंट में जो आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, जिसमें हम सब ऐसी बातें करते हैं कि उसमें हमारी ब्यूटी से रिलेटेड वो सारी बातें होती हैं, फिर हमारी बेटरमेंट के लिए होती हैं, ग्रूमिंग के लिए होती हैं। अच्छा जनाब, आज जो टोटका मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये है जी नाखूनों से रिलेटेड। अब ये क्या टोटका है ज़रा सुनिए कि नाखून पर सरसों का तेल लगाएं, ठीक है, और 6 भयानक अमराज से निजात पाएं। अब ये क्या है? हर तीसरे दिन हाथ और पाँव के नाखून काटें, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, और इन पर सरसों का तेल लगाएं। इनसे आपको जो फ़ायदे होंगे वो ये हैं: याददाश्त, हाफजा, कवी आसाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी, कबलस वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा जी, आपके जो घुटने और जोड़ हैं वो मजबूत रहेंगे, नज़र की कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज यही रेमेडी है, दिल और दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अच्छा जी, और आपका जो है वो जब आप जवानी की स्टेट में हैं तो वो भी शानदार रहेगी, और बुढ़ापा जो है वो भी शानदार होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब एक आपके साथ में जो है ना रिसर्च शेयर करते हैं। और ये रिसर्च क्या है? ये कुछ इस तरह से है कि सर्दियों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो जिल्द को खुश्क कर सकता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं लेकिन वो गर्म है, तो फिर ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। सर्दियों में हर एक को खुश्क जल्द की जो शिकायत है, यानी ड्राइनेस की शिकायत आम रहती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फ़िज़ा में नमी की सतह में कमी है। माहिरीन ग़िज़ाइयत और सेहत ने ख़बरदार किया है कि सर्दियों के मौसम में गर्म मशरूबात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जिल्द की खुश्की में इजाफे का सबब बन सकता है, जबकि खुश्क और सर्द मौसम में जिल्द की मुनासिब नमी बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक सर्दियों में कम नमी के बायस खुश्क जिल्द एक आम मसला बन जाता है, और इसी दौरान चाय और कॉफ़ी जैसे गर्म मशरूबात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है, जो अपनी कहना चाहिए ना डायूरेटिक खसूसियात के बायस जिल्द में खारिश और जो वो छाले बन जाते हैं उसका सबब बन सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग के बावजूद भी जिल्द के खुश रहने की क्या वजूहात हैं? अब ये बात है कि जी अगर आपने बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है फिर भी आपकी स्किन ड्राई है, वो क्यों है ये जानिए। रिपोर्ट के मुताबिक चाय, कॉफ़ी और ख़ास तौर पर हॉट चॉकलेट जो होती है वो सर्द मौसम में जिल्द को खुश्क करने वाले मशरूबात में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि कैफ़ीन वाले मशरूबात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है, यानी रोज़ाना 5 कप से ज़ायद चाय या कॉफ़ी पीना जिल्द में पानी की कमी पैदा कर सकता है। ये असर इन अफराद में ज़्यादा नुमाया होता है जो आम तौर पर कैफ़ीन का बाकायदा इस्तेमाल नहीं कर पाते। माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि सर्दियों में कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो यूरिन की मिकदार में इजाफा कर देता है, जिसके नतीजे में गुर्दे जिस्म से ज़्यादा मिकदार में पानी खारिज करते हैं और मजमूई तौर पर जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये वो रिसर्च है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। ये है ड्राई स्किन से रिलेटेड कि भाई अगर आप इसका जो कंक्लूजन है वो ये है इन शॉर्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे मशरूबात लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं सर्दियों में, तो आपकी जिल्द को खुश्क कर देता है, तो अवॉइड इट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके साथ में जो है वो रेसिपी ऑफ द डे शेयर करते हैं, और रेसिपी ऑफ द डे क्या है? वो है जी अंडा पराठा रेसिपी। ये डिफरेंट स्टाइल का अंडा पराठा, ज़रा देखिए कैसे बन रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हानिया आमिर जो है वो क्या कर रही है। चले जी, आपको दिखाते हैं कि सज्जल अली जो है वो क्या कर रही है, और इनका ये शूट बहुत प्यारा है। सज्जल अली ने जो ड्रेस का कलर वेयर किया हुआ है ये बहुत खूबसूरत कलर है, ना ये रेड में आता है ना डार्क मरून में आता है, ये पिंकिश और रेड का जो है ना वो कम्बिनेशन है जो ड्रेस का कलर है इनका, ये बहुत है ना आजकल। अच्छा जी, एक और एक्टिविटी दिखाते हैं और शेयर करते हैं कि आप घर में किस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं। चले जी, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक की जो कि हमारी सेहत से रिलेटेड है, और जब सेहत के मामलात होते हैं ना तो हम बीइंग अ नेशन ही हमारी आदत लेट गो करने की। अच्छा सर दर्द हो रहा है, छोड़ो रहने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा।
पैनाडोल खा ली, प्रोलॉन्ग कर दिया, किसी भी मर्ज़ को प्रोलॉन्ग कर दिया। अब चाहे पाइल्स हों या फिर किडनी का मसला हो या फिर ऐसी कोई टेस्ट हो जो कि करानी हो, जिसमें जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई आपने टेस्ट कराने, तो वैसे ही एक आम आदमी जो है वो डर जाता है कि भाई टेस्ट कराने तो अब पता नहीं, ये तो बड़ा ख़तरनाक टेस्ट है, ये कैसे होगा और इसमें ये निकल आया। तो हमारे यहाँ 99.9% लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि अगर टेस्ट में कुछ ऐसा हो गया तो वो टेस्ट इसलिए है कि वो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, आपका जो मर्ज़ है वो पता लग जाए कि भाई वो क्या प्रॉब्लम आपके बॉडी में है या क्या कुछ है। बहुत सारे लोगों को बहुत माइनर इश्यूज़ होते हैं और बहुत टाइम से होते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इश्यूज़ छोटे इश्यूज़ नहीं थे, वो तो किसी सीवियर बीमारी की तरफ जो है वो जा चुके हैं। इसी तरीके से थायराइड जो है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, उसकी एक कहना चाहिए कि एक जो उसका नेगेटिव साइड है वो ये है कि वो समटाइम्स जब आप टेस्ट कराते हैं तो डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर एडवांस टेस्ट होता है जो आपको कराना पड़ता है। वो कौन से टेस्ट हैं, डेफिनेटली ये जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी छुपी हुई बीमारियों के बारे में जो कि बॉडी में होती हैं, लेकिन वो हम इग्नोर कर देते हैं, या शायद वो हमारी लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, शायद हम सर दर्द को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, शायद हम हस्की वॉइस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, शायद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और घर में पैनाडोल और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ खाई जाती हैं, वो आप खा रहे होते हैं और फिर डॉक्टर को नहीं दिखाते। इन दी एंड जब सिवियरिटी अचानक से बढ़ती है और आपको पता चलता है कि सडन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आप भागते हैं डॉक्टर्स की तरफ, और फिर शायद वो टाइम होता है जब बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, शायद बहुत लेट हो चुका है। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सोगरा परवीन साहिबा हैं, जो कि डायरेक्टर क्लिनिकल LIMHS ठट्टा से भी बिलोंग करती है और इससे पहले JPMC में भी रही। मैम को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी थायराइड से, कि ये ज़्यादातर ख़वातीन में जो है वो थायराइड का इशू होता है, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होता, उनकी वॉइस हस्की हो रही होती है, वज़न बढ़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई कर रही होती है, लेकिन थायराइड डिटेक्ट भी नहीं हो रहा होता है। समटाइम्स वो क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी एक जर्नल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, वो उनको टेस्ट लिख के दे देते हैं, लेकिन शायद वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट जो है 0 पॉइंट समथिंग करके ऐसे होता है, तो वो कहते हैं थायराइड तो नहीं है। एक तो इसकी डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, सेकंड कैसे पता चले कि किसी खातून को कि ये दिस इज़ द टाइम कि अपने आप को दिखाना चाहिए, चेक कराना चाहिए, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी और मुझे आपकी थीम बड़ी अच्छी लगी कि छुपी हुई बीमारियाँ। जी, देखिए, हम वैसे भी अपने आप को छुपा रहे होते हैं, हाँ, लेकिन जब बीमारी की बात होती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए, आंखें बंद करने से कभी भी ख़तरा नहीं टलता। हाँ। तो बहुत सारी छुपी हुई बीमारियां हैं जो कि हो सकता है हम इस टाइम में आपके कवर ना कर पाए। और आपने थायराइड से शुरू किया। थायराइड वैसे भी ये महीना थायराइड की अवेयरनेस का महीना है। अब थायराइड के साथ मसला ये होता है कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े वेग सिम्टम्स होते हैं। कभी फीमेल में वो PCOS से रिलेट कर रहे होते हैं, कभी डिप्रेशन, सुस्ती, मोटापा, मतलब दिल ना लगना काम में, यानी ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्चुअली वो बेचारी लड़की को हाइपोथायराइड हो रहा होता है, थायराइड की सिक्रेशंस कम हो रही थी, और माँ उसको डांट रही होती है कि तुम काम नहीं करती, तुम्हारा काम में दिल नहीं लगता, तुम सुस्त हो रही हो, तुम बहुत ज़्यादा खाती हो, तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि थायराइड एक छुपी हुई बीमारी होती है। हाँ, कभी कभी थायराइड बहुत ज़्यादा बनने लगता है जिस्म में, तो फिर क्या होता है, फिर वो सिम्टम्स आते हैं जो दिल की धड़कन के साथ रिलेटेड होते हैं। आंखें बाहर निकल को आती है, एक छोटी छोटी बात पे घबराहट शुरू हो जाती है, गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, पसीने ज़्यादा आने लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये इसको एंजाइटी हो गई है, इसको एंजाइटी हो गई, यानी ये भी एक छुपा हुआ मर्ज होता है। तो फिर उसके बाद शादी हो गई, लड़की को बच्चा नहीं हो रहा, भाई भांजपन है। अब वो भांजपन का बहुत से टाइम पे वजह जो है वो थायराइड होती है। तो देखिए कितनी बीमारियां थायराइड के अंदर छुपी हुई है। हाँ, तो कभी एक पढ़ा लिखा बंदा भी होता है, उनको ये सब चीज़ें पता भी होती हैं, फिर वो एक जनरल प्रैक्टिशनर को बता भी देता है और वो उसको टेस्ट भी करा लेता है कि जी आपने थायराइड, जैसे आपने बात की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात हुई, T3 T4 की रूटीन में बात होती है, वो नॉर्मल आते हैं। जब वो नॉर्मल आते हैं तो हम उसको कहते हैं सब क्लिनिकल थायराइड। सही। हमारे भी एक बहुत मशहूर आपके शोबिज़ की खातून भी थी जिसने मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी,
कि जी मुझे जो है वो डायग्नोस नहीं हो रहा था और फिर पता चला ये सब फिर मैं दुबई गई और फिर मुझे वहाँ तो ज़रूरत नहीं है दुबई जाने की, हम यहाँ भी डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन मसला होता है कि हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुँचना है। हाँ। या तो हमें किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है प्रॉपर डायग्नोस? ये हम देखें जब थायराइड की ये नॉर्मल टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो फिर उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड थायराइड का करते हैं, गले का अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद क्योंकि नॉर्मली जो antibodies। डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं वो है TSH, FT4, FT3, हाँ यही लिख के देते हैं। नॉर्मल लिखते हैं TSH और फिर T3 T4। T3 T4 तो अब हम T3 T4 से FT3 FT4 पे आ गए, फिर वो भी अगर नॉर्मल आ जाए तो हम थायराइड एंटीबॉडीज होती है, थायराइड एंटीबॉडीज होती है, हाँ। वो हम थायराइड, क्योंकि हमारे पास बेसिकली कभी कभी ऑटो इम्यून रीजन भी होता है, हाँ। जिसमें एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं। तो जिसको हम हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हाँ। कहते हैं, तो वो भी हमें इससे डायग्नोस हो जाता है। और कभी कभी हम गले का अल्ट्रासाउंड कराएं तो हमें पता चलता है, हाँ। कभी हम थायराइड का स्कैन कराएं तो उसमें हमें पता चलता है। तो बेसिक रीज़न ये होता है कि आप थायराइड के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जी बिल्कुल। अब जैसे मैम ने कहा कि जो जनरल टेस्ट हैं आपके वो हो गए, TSH हो गया, T3 T4 हो गया, स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड का आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड होता है? जी गले का गले का अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड सिंपल टेस्ट है, लेकिन किसी भी अब आजकल क्या है कि अल्ट्रासाउंड उल्टा साउंड हो गया। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इस तरह से तो आप किसी भी अच्छी जगह से, क्योंकि थायराइड एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो आप किसी भी अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड थायराइड का कराएं तो वो आपको क्लू देगा कि क्या थायराइड से रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने थायराइड एंटीबॉडीज करा ली, और उसके बाद हमें ये कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाता है कि ये थायराइड से रिलेटेड है या नहीं है। हाँ। और कभी कभी जैसे अल्ट्रासाउंड पे कोई छोटा सा नोड्यूल आ गया, हमने उसका एक सुई वाला टेस्ट कर लिया जिसको हम कहते हैं FNAC। सही, ठीक है, FNAC करा लिया, पता चला कि खुदा न खास्ता उसमें कैंसर आ गया। हाँ। तो देखिए ये सब जो है, जब आप थायराइड के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या थायराइड के सर्जन के पास, मैं बेसिकली आई एम प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, तो हमारे पास जब थायराइड के पेशेंट आते हैं तो हम सर्जन की आंख से देखते हैं। जब वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उस आंख से देखता है। जब वो बांझपन के लिए गायनी के पास जाता है तो वो उस आंख से देखता है। तो मकसद ये है कि किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मरीज जाना बड़ा जरूरी है। अच्छा जरूरी मैम, अब किसी ने कोई पेशेंट है जिसका थायराइड उन्होंने चेक कराया और पहले ही टेस्ट में यानी जो TSH में ही आ गया कि हाँ जी थायराइड है, उसके बाद जब टेस्ट में आ गया तो उसके लिए आगे के टेस्ट कराने जरूरी तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। देखिए थायराइड की कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सिर्फ दवाई से सही होती है। सही, हाँ। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें ऑपरेशन लाजमी होता है। तो वो जब हम टेस्ट कराते हैं, और जिसमें मैंने आपसे अल्ट्रासाउंड का जिक्र किया, तो हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें पता चलता है, एक होती है जिसमें सिर्फ थायराइड रतूबत या तो कम बना रहा होता है या ज्यादा बना रहा होता है। हाइपो में कम बना रहा है और हाइपर में ज्यादा बना रहा है। तो इन दोनों हाइपर वो है जो लोगों के गले भी जो आई गेस गले दोनों में बढ़ जाते हैं, दोनों में बढ़ सकते हैं। हाइपो एंड हाइपर, हाँ। कभी कभी हाइपर में गला बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अच्छा। जिसमें गला बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन मरीज की दिल की धड़कन तेज होती है, हाँ। मरीज को गर्मी ज्यादा लग रही होती है, कभी कभी मरीज की आंखें फूल जाती है, बाहर को निकल आती है। बड़ा टिपिकल सिम्टम होता है जिसका, या हाथों में कपकपाहट होती है, ट्रेमर्स होते हैं। तो उसमें रतूबत बढ़ रही होती है, हाइपर होता है, लेकिन गला बढ़ा हुआ नहीं होता। तो ये वो बीमारियां हैं जो दवाई से खत्म हो जाती है। सही। चलिए जी, एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सबा? यही बात। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। माशाल्लाह, आपने ड्यूल कलर की शर्ट पहनी हुई, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, आपकी मेहमान को सलाम हो। मैं देखिए, मैं वाकई बात है ना, आपका फिक्र चल रहा है कि छोटी सी चीज को आप जो है ना बड़ी में दे दे, छोटी सी गुठली है ना वो कैंसर बन जाती है। हम लोग लीस्ट बॉदर होते हैं अपनी सेहत के बारे में। दांतों के मामला तो या किसी चीज के मामला तो हम केयर नहीं कर रहे होते। मुझे इनसे सवाल ये, देखिए हम एक्चुअली मैं हमेशा इससे कंसर्न रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं ना, तो हम लोग के जनरल प्रैक्टिशनर्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि हम इतने सालों से जा रहे थे। उनको पूछो तो उनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये कितना जरूरी है, क्योंकि वहां से ही आपको सारी हिस्ट्री मिलती है मरीज की। अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर जो है ना वो जरूर रिकॉर्ड रखेगा। नहीं रखते, मोस्टली नहीं रखते। हाँ, मैं बिल्कुल आपका सवाल मेरे तो दोस्त भी डॉक्टर हैं बहुत सारे, मैं जानता हूँ, ये नहीं रखते, क्योंकि वो लिंकअप नहीं होता। आपके दुनिया भर में जो ना लिंकअप होता है कंसल्टेंट के साथ उसका, क्योंकि वो जो अगर एक कंप्यूटर रख के उसमें आप चीजें रखनी शुरू कर दे तो आपका हो जाएगा। वहीं से आपको सारा पता चलता है, वही आपको गाइड करता है कि आपको किस लेवल पे जाना चाहिए। सही। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप क्या फरमाती है? ठीक है, बिल्कुल।
मैं आपका क्वेश्चन सामने रख देती हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं रखते, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कि वो जो आपकी हिस्ट्री होती है, आप कब विजिट किया था, लास्ट टाइम आपका वेट कितना था, और आपका अभी जो ब्लड के टेस्ट हुए थे वो कब हुए थे, लास्ट वाले टेस्ट आपके कब हुए थे, लैब्स कब आए थे। एक अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली डॉक्टर तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करते हैं, प्रॉपर फाइल उन्होंने बनाई होती है और वो उसी फाइल के अंदर अपना जो पिछला प्रिस्क्रिप्शन है वो भी लगा देते हैं, एंड पूरी फाइल होती है वो पेशेंट को दे देते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएँ तो ये फाइल साथ ले आएँ, और उनके पास भी समहाउ कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड होता है। ये वाकई रखना कितना बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है कि जी डॉक्टर को भी पता हो कि मैंने पिछले टाइम क्या दवाई लिखी थी, और पेशेंट को भी पता हो कि मैंने अपने जो लास्ट लैब्स थे वो कब करवाए थे। देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें जिम्मेदार मरीज खुद भी है, हाँ, और डॉक्टर भी है। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि जी एक डॉक्टर है जिसके पास 50 मरीज है, हाँ। हो सकता है उससे कहीं मिसिंग हो, लेकिन मरीज तो वो अपनी ज़ात में एक होता है। हाँ। तो अगर आप कभी उनसे पूछें कि आपके आखिरी टेस्ट कब हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब याद नहीं, ठीक है, तो अगर वो जैसे आपने कहा अपने साथ फाइल कैरी कर ले, और उस फाइल में जो टेस्ट हुए हैं वो उसमें रखे, तो अगर कि मतलब सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर के पास मरीज बहुत होते हैं, तो हो सकता है उसके पास से रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाए, लेकिन पेशेंट को अपना रिकॉर्ड अपने साथ जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपका जो डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर है ना आपका, वो सबसे पहले आपकी फाइल बनवाएंगे, फाइल में वो करंट प्रिस्क्रिप्शन जो है वहीं के वहीं, जब आपने उनको दिखाया वो वहीं के वहीं आपको स्टैपलर करके देंगे। साइड में अगर आपका कोई भी लैब का रिजल्ट है वो उसी फाइल के अंदर अटैच कर देंगे, और उसके बाद कंसर्न चलते जब आप खुदा ना खास्ता अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा और मंथली आपके टेस्ट हो रहे हैं या आप वीकली जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो प्रिस्क्रिप्शन भी वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं और फिर सजेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं और आपका टेस्ट रिपोर्ट भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप एक फ़ाइल 1 मंथ की बनाएं और फिर नेक्स्ट मंथ की आप दूसरी फाइल बना लें, या फिर 2 या 3 मंथ्स आप एक फ़ाइल चला सकते हैं। ये आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है जो कि बताता है कि लास्ट मंथ आपका जो टेस्ट हुआ था उसके नंबर्स ये थे, लैब्स इस तरह से थे, ब्लड ये था, सीबीसी ये था, आपका ESR इतना था, आपका जो वाइट WBC है वो कितना था, रेड ब्लड सेल्स कितने थे। तो कंप्लीट आपका जो पिक्चर होता है ना, कंप्लीट आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने लगी होती हैं, और फिर उससे कंपैरेटिवली आपका वज़न भी वो लिख देते हैं उसके ऊपर कि अभी लास्ट टाइम आपका वज़न इतना था, लास्ट टाइम आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, आप इस कंप्लेन के साथ आए थे। तो ये करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये डॉक्टर को भी समझ आ जाती है, आपको भी समझ आ जाती है, आधी से ज़्यादा बीमारी जो है आपकी ग्रिप में आ जाती है। वरना लास्ट टाइम आप किस कंप्लेन के साथ आए थे और नेक्स्ट टाइम आपकी कितनी बेहतरी है कितनी नहीं है, मैं थोड़ा ये सा बड़ा आपको मसला होता है। इंटरप्ट करूंगी, बहुत जी, अच्छी बात आप कर रही हैं। जी कि देखिए होता क्या है कि हम जब एक मरीज को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो मरीज का कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब इसमें दवाइयाँ कौन सी हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं एज अ सर्जन हूँ, पहले मैं डायग्नोज करूँगी, तो मैंने तो कहते हैं कि फिर ये सब क्या लिखा हुआ, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि ये सब मैंने अपने लिए लिखा है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट्स लेके आए तो मुझे पता चले कि मैंने आपका ये टेस्ट क्यों कराया। फिर जब वो पेशेंट आता है वो आपके वो पर्चा नहीं लेके आता है, फिर मैं उनसे पूछूं कि आप वो पर्चा, डॉक्टर साहब उसमें कोई दवाई थी नहीं और हमने टेस्ट कराया वो वहीं रह गया, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि देखिए अब मुझे आपको दोबारा सब देखना पड़ेगा कि मैंने ये टेस्ट किस वजह से करा, किस वजह से। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कम से कम ये बात ज़रूर करना चाहूँगी। कभी कभी मरीज कहते हैं कि जी रिपोर्टें तो घर पे पड़ी हुई है, तो मेरा बड़ा इंस्टेंट आंसर होता है कि क्या रिपोर्टें अंडे दे रही हैं। उसी जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो अपना पुराना रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर लेके आए अपने साथ, ताकि हमें पता चले और उस पुराने रिकॉर्ड को हम नए से कंपेयर करेंगे कि हमारी बीमारी किस तरफ जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं मेरी फैमिली या मेरे फादर को हम जहाँ पर भी दिखाते हैं उनका यही रूटीन है कि वो खुद फाइल जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, और जो साथ में जिस तरीके से कोऑपरेट किया जाता है तो वो वहीं के वहीं आप जो रिपोर्ट्स लेके जाते हैं वो आपकी फ़ाइल में अटैच करते हैं, पेशेंट को देते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम आपने फ़ाइल ज़रूर साथ में लेके आनी है। तो ये ज़रूर चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी बीमारी को भी मैनेज करते हैं और डॉक्टर के लिए भी किस तरह से आप आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि ये जो छुपी हुई बीमारियाँ होती हैं इनका कैसे पता लगाया जाए और क्यों लोग इस चीज़ को इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं। आखिर कौन सा डर होता है जिसकी वजह से वो ये बीमारियाँ छुपाते रहते हैं या लेट गो करते रहते हैं। एक ना एक दिन तो उनको इस चीज़ का सामना करना ही है, तो वाई नॉट बिफोर दैट कि आपकी जान बच सके। स्टे विद
वेलकम बैक। तो भाई हम बात कर रहे हैं छुपी हुई बीमारियों की, हिडन डिजीज़ की, जिसमें ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा लोगों को बवासीर होती है या बहुत दफ़ा लोगों को जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, नाक से हो रही होती है, कहीं से भी हो रही होती है। इसके अलावा गिल्टी होती है जिसके लिए बायोप्सी का कहा जाए तो लोग फ़ौरन डिनाई कर देते कि भाई नहीं, हमने ये सब नहीं करवाना। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल होती है, बायोप्सी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, लोग क्यों मना करते हैं और क्या वाकई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ये बताइएगा। अच्छा देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि अब जैसे गिल्टी किसी को हो जाए, अब हाँ। अगर इस गिल्टी में दर्द हो रहा है हाँ तो मरीज फौरन डॉक्टर के पास आ जाएगा सही। और उसका इलाज करा लेगा। हाँ। लेकिन वो गिल्टी जिसमें दर्द नहीं हो रहा हाँ। है, यानी वो कहेगा कि जी ये मुझे तकलीफ, पहली बात तो वो ये सोचेगा कि ये मुझे तकलीफ नहीं दे रही तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो गिल्टी बगैर दर्द की होती है उसमें कैंसर होने का खदशा होता है। जो दर्द वाली गिल्टी होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, वो गिल्टी जो है वो कैंसर नहीं होती। लेकिन साथ में ये भी बताऊं कि हर बगैर दर्द वाली गिल्टी कैंसर नहीं होती। You हम उस cannot- डर हाँ। से ये टेस्ट ना कराएं। ना कराएं। मिसाल के तौर पे 100 औरतें हैं और अगर 100 औरतों में छाती में एक गिल्टी आ जाती है तो इस डर से कि अब ये तो कैंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब ये कैंसर है। तो उन 100 गिल्टियों में से 10 गिल्टियों में पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर हो, 90 गिल्टियाँ ऐसी होगी जो बगैर कैंसर की होंगी। तो हम उस डर में उन 10 जो गिल्टियाँ हैं उनको आखिरी स्टेज तक पहुँचा दें। देखिए, पूरी दुनिया में ब्रेस्ट का कैंसर ऐसा वाहिद कैंसर अब है जो कि मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है, लेकिन उसके लिए हमारे पास शर्त क्या है कि हम उसको अर्ली डिटेक्ट करें। Early कहते हैं ना, detection, अर्ली yes. डिटेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। Yes. कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, स्टेज 1 और 2 में कर लें तो हम 100% क्यों। लेकिन अगर हम कि जी अच्छा, फिर मरीज को क्या एक टैबूज होते हैं ना, मतलब पूरे दुनिया में कि ये करने से ये हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि अगर ये कैंसर की गिल्टी है और उसको अगर हमने छेड़ा, सुई वाला टेस्ट किया तो ये फैल जाएगा। देखिए, डॉक्टर कोई भी वो टेस्ट आपको नहीं बोलेगा जो कि मरीज के लिए नुकसानदेह हो। तो एक इसकी स्पेशल नीडल आती है, उससे हम टेस्ट करते हैं और उसमें वो कतई नहीं फैलता। हाँ, अलबत्ता हमें तशखीस हो जाती है। अगर कि उसमें आ जाती है कि ये बगैर जड़ों की गिल्टी है, कैंसर नहीं है, तो ये एक खुशखबरी हो जाती है मरीज के लिए कि भी आपकी बीमारी जो है वो खतरनाक नहीं है, इसका हम सिंपल ऑपरेशन के गिल्टी निकाल देंगे। लेकिन अगर उसमें बीमारी की तशखीस हो जाती है कि ये कैंसर है, तो कैंसर भी मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें फैट भी डिपॉजिट हो जाता है, और उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मक्खन खाते हैं, बहुत ज़्यादा देसी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो क्या होता है आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं। लेकिन इसका हल ये कि आप डॉक्टर को दिखा दें तो वो आपको बताएंगे ना कि आपने क्या करना है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये गिल्टी है, ये उस तरह से है, ये नहीं है, ये जो है वो कैंसराइटिस है, या फिर ये ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फैट। तो वो फिर आपको डॉक्टर ही बताएगा, बट प्लीज़ गो एंड सी द डॉक्टर। हाँ, ज़रूर विजिट करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे ज़रूर पूछें कि भाई ये क्या बीमारी जो है या नहीं है, या बिला वजह ही आप परेशान हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है वो बिला वजह ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन ज़रूर जाके डॉक्टर को चेक कराएं। अच्छा, अब आपने बात की बवासीर के हवाले से, पाइल्स, ये थोड़ा सा बताइए कि ये कितना हिडन है, कितना ख़तरनाक है लोगों में। देखिए, एक तो हम लोग जो है वो शर्म में ये बात नहीं बात करते, और फिर हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रिवाज है। फिर सेल्फ मेडिकेशन के बाद हम आ जाएं कि जी हकीम के पास चले गए कहीं भी। अब इसमें क्योंकि ये भी एक खून अगर बाथरूम में आ रहा है तो हम खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं कि ये बवासीर है, या अगर कब्ज़ हो रहा है तो हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि जी हम कब्ज़ की दवाई ले लेंगे और ठीक हो जाएगा। देखिए, कब्ज़ होना या खून आना, खून को तो हम कहते हैं रेड फ्लैग साइन, या कब्ज़ हो रहा है तो हम इन चीज़ों को डायग्नोसिस की तरफ तो लेके आए कि ये कब्ज़ क्यों हो रहा है। क्या आपको 2 महीने पहले नॉर्मल आपका बाथरूम के हैबिट्स थी, क्या आप रूटीन में वॉशरूम जाते थे, अब ये रिसेंट कब्ज़ तो नहीं डेवलप हुआ है, तो उस चीज़ को हमने देखना है। और बहुत सारे लोगों को डाइट की वजह से भी जो है कंस्टिपेशन होता है, कुछ लोग फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आजकल देखिए डाइटिंग का जो ज़माना है, मोटापा है जी, डाइट आपने की, आपकी डाइट में फाइबर ज़ीरो हो गया। अच्छा, आजकल के बच्चे जो है वो मतलब फास्ट फूड की तरफ है, फाइबर ज़ीरो है, सब्जियां हमने नहीं खानी। तो दिस मे बी द मेन रीज़न ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बट ऑन वन साइड कैंसर खुद एक रीज़न है कब्ज़ का। फिर उसके साथ वो क्या सिम्टम्स और देगा,
हो सकता है उसका वजन कम हो रहा, ठीक है। अब वो कभी कभी पेशेंट खुश हो रहा होता है कि मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए खतरे वाली निशानी। तो अगर किसी बगैर वजह के वजन कम होना, पखाने में खून आना, कब्ज होना, तो कम से कम आप एक दफ़ा सर्जन को ज़रूर दिखा दें। अच्छा, ये जो कोलोन का कैंसर होता है लोगों में, ये ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर उसको सही टाइम पे अब अगर जितना लोअर कोलन का कैंसर होगा हमें चेकअप पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने चेकअप किया, हमें कहीं बवासीर भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला, तो फिर मरीज खुश हो जाता है। अब ये फाल्स खुशी है कि जी मुझे बवासीर नहीं है, लेकिन हो सकता है कोलन के अंदर, क्योंकि कोलन तो और आंत जो अल्लाह मैंने 5 फीट लंबी बनाई है, तो इतनी लंबी आंत है तो कहीं और वो तो फिर आपको हम दिखते हैं कि जी आप कैमरा वाला टेस्ट करा लें। तो हो सकता है ऊपर कोई गिल्टी पड़ी हुई हो जिससे खून टपक रहा हो, या वो पखाने का रास्ता बंद कर रहा हो जिसकी वजह से हमारे यहाँ टेस्ट कराने का रुझान ही तो नहीं है ना, लोग भागते हैं टेस्ट से, डरते हैं। ये वो पहले पूछेगी कि डॉक्टर साहब ये आप टेस्ट किस लिए करा रहे हैं। हाँ। तो अगर कि हमने ये बोल दिया कि जी ये आपकी डिटेक्शन के लिए तो फिर तो वो कराएगा ही नहीं कि अगर मुझे डिटेक्ट हो गया तो। लेकिन बात है कि अगर डिटेक्ट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद दोबारा मेरे पास आएंगे तो वो डिजीज एडवांस कर चुकी है। बिल्कुल वो क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं उतना ज़्यादा आपकी बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब चलिए, ये तो हम हिडन डिजीज़ के हवाले से बात करें ना, कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, या टेस्ट नहीं कराते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों को वो लेट गो कर लेते हैं। जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी छुपी हुई बीमारी होती है जो कि बहुत मामूली होती है, लेकिन हमें लगता है कि चलें ठीक है ये तो ऐसे ही है, लेकिन डॉक्टर्स की नज़र में वो रेड फ्लैग है? देखिए, ये तो वो बीमारी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मरीज कॉमन है और लोग आते हैं। होता है कि जैसे अगर मतलब हमारे पित्ते की पथरी है, फिर पित्ते की नाली है, सही। वो जहाँ पित्ते की नाली आंत के अंदर आती है, वो जगह ऐसी होती है जहाँ लबलबा होता है, वहाँ पर अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, वो उसको नाली को थोड़ा सा बंद करना शुरू करती, तो मरीज को पहला सिम्टम तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय वेट लॉस होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम बढ़ेगा तो उसको पीलिया होना शुरू होगा, तो वो कहेगा कि जी ये पीलिया हो सकता है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है। लेकिन द टाइम उसको जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम सीटी स्कैन करते हैं, तो वो बीमारी फैल चुकी होती है। मेरा अपना एक मरीज़ था जो इसका हस्बैंड और औरत थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, और इसका जो हस्बैंड था वो माशाल्लाह सेहतमंद, हेल्दी, हर दफ़ा अपनी बीवी को मेरे पास लेके आता था, बीवी कम्प्लीटली ट्रीट हो गई। एक फाइनल विजिट पे मेरे पास आया वो, अपने मियाँ के साथ वो आई, तो मैंने उसके हस्बैंड को, वो सर्जन की आई, मैंने कहा आपकी तबीयत सही है? कहने लगे जी मेरी तबीयत सही। मैंने कहा मुझे आपका वज़न भी थोड़ा सा कम लग रहा है और मुझे आपकी आंखें भी थोड़ी पीली लग रही हैं। आप यकीन करें, ही वेंट फॉर द टेस्ट एंड ही वाज डायग्नोज्ड एज द एंड स्टेज ऑफ द लबलबे का कैंसर। ओह माय गॉड, पैनक्रियाटिक। तो पैनक्रियाटिक कैंसर। तो सोचे कि वो जो उसकी बीवी थी जो कि बिल्कुल ठीक हो गई, उसके सामने उसका मियाँ विदिन 4 मंथ ही डाइड, और फिर उसकी बीवी एंजाइटी में गई, डिप्रेशन में गई, और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ। तो इसे हमारी बिल्कुल छोटी सी वेट कम हो जाए, थोड़ा सा आप ज़रूर अपने आप को महसूस करें कि आप एक्चुअली डाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी काट ही ऐसी है या आपका फिजिक ही ऐसा है और आप बहुत ठीक ठाक खाते हैं और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ता, तब भी आप डाइटिशियन के पास जाएं, तब भी फिर आप जाके किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे पूछें कि भाई मेरे बॉडी में ये जो चेंज है, ये सारा कुछ है, ये किस वजह से है और क्यों है, और क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। बाद में लोग रेग्रेट करते हैं कि पहले हमने देख लिया होता। देखिए डायबिटीज है, डायबिटीज की बहुत से लोगों में डायग्नोसिस इसी तरह होती है कि वजन कम हो रहा है, मैं खा भी रहा हूँ तब भी वजन कम हो रहा है। तो आपका ब्लड टेस्ट कराया, आपको पता चल गया कि जी आपको शुगर है। शुगर तो फिर 5 और बीमारियां करती है। क्योंकि देखिए शुगर बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम मीठा नहीं खाते। एक तो हर चीज में मीठा है, रोटी में मीठा है, चावल में मीठा है। आम आदमी इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो कहेगा कि मैंने चीनी तो बंद की हुई है, मैं चाय तो फीकी पी रहा हूँ। भाई आप चाय तो फीकी पी रहे हैं लेकिन 2 रोटी तो खा रहे हैं, आप सबसे डांटेगी। सही, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मालूमात होना ज़रूरी है कि शुगर खाली मीठी चीज़ों में नहीं होती, शुगर फीकी चीज़ों में भी होती है, फीकी चीज़ों में भी होती है शुगर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना फेफड़े का इशू होता है, यानी लंग्स का प्रॉब्लम होता है, पानी होता है या बलगम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बेड रेस्ट पर होते हैं लेकिन उनका बलगम नहीं निकल पा रहा होता और नहीं समझ में आ रहा होता है, मतलब अगर वो मशीन के थ्रू उसको निकालने की भी कोशिश करते प्रॉपर नहीं होता, एक गरगरा सा होता है। वो उसके लिए क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे पहली बात है कि अगर किसी का बलगम इस तरह नहीं निकल रहा होता है तो पहले तो उसका ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है कि क्यों उसको बलगम बन रहा है और क्यों नहीं निकल रहा है। क्या उसके मसल्स में पावर नहीं है, कफ नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो अंदर सिक्रीशन है वो थिक हो जाती है। तो उन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है। जैसे लेकिन बुजुर्गों में तो पावर नहीं होती ना, तो वो उनमें पावर ही नहीं होती है। तो फिर उनको बेशक दमा भी नहीं हो रहा था, लेकिन हम उनको नेबुलाइज कराते हैं नॉर्मल सलाइन से, यानी वाटर है नॉर्मल सलाइन, नमकीन पानी है, उसे हम नेबुलाइज कराते हैं। तो नेबुलाइज कराने से क्या होता है कि वो जो सिक्रीशंस थिक होके अंदर जमा हो जाती है, वो थिन आउट होगी, वो फिर निकल आएंगी। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने उनको जो स्टीम देनी है, स्टीम इज द बेस्ट आंसर। सही। जैसे बड़े बूढ़े तो विक्स कितना लगाते थे ना, वो हमारे तो बचपन में होता था कि नीम के पत्तों में भी विक्स का होता था, वो साइडों से बंद के, तो निमोनिया का बड़ा अच्छा इलाज होता था। तो उसका मकसद क्या होता था? उसका मकसद यही होता था कि आपकी फेफड़ों की जो अंदर नालियां हैं वो फैले। आजकल हमारे पास पोल्यूशन कितनी हो गई, आप बाहर निकलो, जैसे होता था ना पहले ज़माने में क्या होता कि गाड़ी में आप एसी जो वो लग्जरी के लिए चलाते थे कि मैंने अयाशी करनी है, मैं एसी वाली गाड़ी में बैठूंगी। लेकिन आजकल तो बाहर का पोल्यूशन है। तो जिन बुजुर्गों को बलगम है एंड ऑल दैट, वो नेबुलाइज कराएं नॉर्मल सलाइन से। उनको बेशक वो जो दवाई होती है दमे की वो ना, लेकिन नॉर्मल सलाइन से आप नेबुलाइज करें तो वो थिन हो जाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं होती ना कि वो उसको थ्रो कर सके। और फिर वाटर इनटेक, बुजुर्गों का अक्सर वाटर इनटेक कम होता है। दो बातों की वजह से उनका वाटर इनटेक कम होता है, या तो वो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता उनका कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम चल फिर नहीं रहते, इसलिए उनको प्यास लगती ही नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट तो है ना पानी। तो जो उन बुजुर्गों के साथ जो घर पे रहते हैं वो ये बात याद रखें कि हर थोड़े टाइम के बाद हमने उनको पानी ज़रूर पिलाना है, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी जो है वो ये चीज़ें करती है। सबसे पहला काम क्या करेगी? कब्ज़ करेगी। देखिए हमारे पास फीमेल्स आती हैं जो कि बेड रिडन होती है, और फिर उनको कब्ज़ होता है। कब्ज़ होने के बाद वो उनको दवाइयाँ दे रहे होते हैं कब्ज़ की, लेकिन उनको वो कहते हैं कि दवाई लेते हैं तो डायरिया हो जाता है। होता है क्या होता है कि वो हार्ड स्टूल उसके मुंह पे आके फंस जाता है। यानी बहुत सी दफ़ा हमने सिर्फ बुजुर्ग ख़वातीन को या मर्दों को फीकल इन्फेक्शन हो जाती है। और वो क्यों होती है? लैक ऑफ वाटर। क्यों? पानी कम होगा, स्टूल से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो स्टोन लाइक हार्ट, यानी हम उनकी पत्थर की तरह। अब वो आप जितनी भी दवाइयाँ उसको पिलाएं, वो साइडों से तो उसको जो है वो मोशन हो रहा होगा, जिसको हम कहते हैं फाल्स डायरिया। बेसिकली वो डायरिया नहीं होता, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन, मुंह पे वो सख्त स्टूल फंसा हुआ है, तो उसको फिर हमें मैन्युअली एवेक्यूएट करना पड़ता है। तो पानी कम पीना जो है ना बहुत सी बीमारियों की वजह है। इसमें एक कब्ज हो गया, दूसरा आपकी जो सिक्रीशन से बलगम अंदर फंस जाता है वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पानी कम। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है, पानी कम पीने से आपका लॉस ऑफ सेंसोरियम होता है। यानी जो वो ओल्ड एज का पेशेंट है थोड़ा सा अनअवेयर हो जाता है, उसको बहुत से माहौल में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो जो है वो वाटर इनटेक बेहतर रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो फेफड़ों में पानी आ जाता है लोगों के, वो कैसे डायग्नोज हो? बहुत सारे लोगों का फेफड़ों का जो पानी होता है, फेफड़ों में पानी होता है, कहते हैं जी फेफड़ों में पानी आ गया है, वाटरी हो रहे हैं, वाटरी मतलब जो है ना वो, तो उसके लिए किस तरह से डायग्नोज करना चाहिए? क्योंकि वो डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला तो देखिए फेफड़ों में पानी होता क्यों है। हमारे मुल्क में कॉमन वजह टीबी है। सही। कि फेफड़ों की टीबी हो, उसमें पानी हो जाता है। फिर दूसरी वजह होती है दिल की बीमारी, कि दिल का जो एक हिस्सा सही काम नहीं कर रहा है, तो लंग्स से जो है वो पानी पूरा नहीं निकल रहा है। और तीसरी वजह जो हमारे पास इस वक्त ज़्यादा कॉमन है वो जिगर का। आप देखिए जिगर का फेफड़ों से क्या ताल्लुक, यानी आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। एक ये वजह होती है। तो और फिर चूंकि जिगर सही काम नहीं कर रहा है, बहुत सी चीज़ें उससे खारिज नहीं हो रही है, तो पेट में जो है वो पानी भर रहा है, असाइटिस जिसको कहते हैं, पेट बढ़ जाता है, साथ साथ फिर फेफड़ों के अंदर जो है वो पानी आ जाता है। तो वो भी एक वजह होती है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं कि फेफड़ों में पानी, और मरीज़ को वो मुसलसल कफ हो रही होती है, मरीज़ सांस नहीं ले पाता, और फिर ये विशियस साइकिल है जो फिर चलता रहता है। तो टीबी को हमने डायग्नोज करना है, हमने दिल की तकलीफ को डायग्नोज करना है, हमने जिगर को
जो है वो देखना है कि इसको हेपेटाइटिस और लिवर डिजीज तो नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह या रही फिर न्यूट्रिशनली आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन कम है, हाँ। आपको जो है वो पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये चीज़ें ना डायग्नोस करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब जब लोग अपना ख्याल नहीं रखते या ख्याल रखने के बावजूद भी उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो वो ये कहते छोड़ो, अब डॉक्टर के कौन जाएगा, अब कौन दिखाएगा डॉक्टर को। डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा चेक करा लें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और आपका अपना लाइफ स्टाइल अगर बैलेंस हो, तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल अगर बैलेंस है तो आप बहुत सारी बीमारियों से खुद ही बच जाते हैं। जैसे लाइक आपको पाइल्स नहीं होंगे, आपको कंस्टिपेशन नहीं होगा, आपको जो है वो एनीमिया नहीं होगा, आपको ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं वो नहीं होगा, एजमा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका मेंटेन लाइफस्टाइल है। आप एक टाइम पे, ख़ास टाइम पे वॉक करते हैं, आप जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नाश्ता टाइम पर करते हैं, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है वो बैलेंस है, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये हेल्दी लाइफ का एक पार्ट है मैडम। पार्ट है, बिल्कुल जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। जैसे पित्ते की पथरी, मैं चूँकि सर्जन हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं स्पेशली फीमेल्स में जो है वो पित्ते की पथरी का रुझान बहुत है। अब उसमें एक तो वजह फीमेल होना है, सही, औरत होना भी एक वजह है। फिर उसके बाद मोटापा, सही जी, जो है कि मोटापे से ये हो सकता है। फिर तीसरा जो रीज़न है वो हमारे जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स से होते हैं, उन हार्मोन्स के साथ भी पथरी के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब अगर पित्ते की पथरी का आप टाइम पे इलाज करा लें, आजकल तो देखिए लेप्रोस्कोपी से होता है, हम उसको वन डे सर्जरी कहते हैं, डे केयर सर्जरी कहते हैं, कि हमने कैमरा की मदद से जो है बेसिकली इसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, आम लोग उसको लेज़र कहते हैं कि जी लेज़र से ऑपरेशन कराइए। लेज़र नहीं होता, ये लेप्रोस्कोपी यानी कैमरा हमने डाला और उस कैमरा की मदद से हमने वहाँ से पित्ता निकाल दिया, क्योंकि पित्ते में अगर पत्थर बन जाए तो फिर हम पित्ते को पूरा निकालते हैं, खाली पत्थर नहीं निकालते। जैसे अगर आपने सोचा कि गुर्दे में पथरी है तो हम गुर्दा नहीं निकालते, क्योंकि गुर्दा इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो हम जिस्म से नहीं निकालते। लेकिन पित्ता जो है वो हमारी बॉडी में सवाए स्टोर रूम के हैसियत से, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। तो अगर पित्ते में पत्थर हो जाए तो हम पित्ता निकाल देते। सही। और अगर हमने पित्ता टाइम पे नहीं निकाला तो वो पथरी फिर कॉम्प्लिकेशंस करेगी। अब उन कॉम्प्लिकेशंस पे अगर आप जाएं तो आपकी एक छोटा सा काम बड़ा हैरानकुन होता है कि जी वो अच्छा मरीज डरता है कि बड़ा पत्थर हो गया, हम डरते हैं छोटे पत्थर से। तो वो छोटा पत्थर जो होगा वो पित्ते की नाली में आ जाएगा, पित्ते की नाली को ब्लॉक करेगा, आपको पीलिया होगा, जॉन्डिस होगी, और फिर वो पित्ते की नाली से पत्थर निकालने के लिए हमें एक अलग से टेस्ट ऑपरेशन कराना होगा, जिसको हम ERCP कहते हैं, कि हमने मुंह से नलकी डाली और फिर उससे निकाला। फिर दूसरा वो नुकसान क्या करेगा, आपके लबलबे को ख़राब करेगा, और लबलबा किसी का एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर वो जान का अज़ाब हो जाता है। और तीसरा क्या होगा कि वो ज़्यादा अरसे के लिए पत्थर रहे तो वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर बनने का चांस होता है, या वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, पस हो जाए, पीप हो जाए, पित्ता फट जाए। तो देखिए एक छोटा सा ऑपरेशन जिसको हमने अवॉइड किया, वो हमारी इन द एंड ऑफ द डे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजूहात बनती हैं। तो आपने नेग्लिजेंस नहीं करनी, आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने डॉक्टर को विजिट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के जो है वो दे देंगे और आप परेशान हो जाएं, ये तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। जो आप कंप्लेन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके साथ में डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें और एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाएँ, अपनी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पर आई और आज हमने बहुत सारी ऐसी छुपी हुई डिजीज़ के हवाले से, हिडन डिजीज़ के हवाले से डिस्कशन किया। आई होप कि आज का शो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा और उन्हें पता चला होगा कि कौन सा टेस्ट किस डिजीज़ के लिए करवाना चाहिए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंस रहे मुस्कुराते रहे, देखना मत भूलें। कीप वॉचिंग सिटी 10।